आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज जो सबसे ज्यादा आप इस बजट को फोकस मानते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, उसी से जुड़ा दूसरा सवाल आता है। आप रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और रिसेंटली आरआरबी INTPC एग्जाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिस पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उसके बाद BBC की टीम आपके जो वर्जन था उसको लेकर ग्राउंड पर गई और छात्रों से हमने बात की। छात्रों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह की कमेटी से बात नहीं करनी, उन्हें सीधे से 20 गुना ज़्यादा चाहिए। एक तो ये अभी भी डिमांड है, और दूसरी वो कह रहे हैं कि 4th ग्रेड की जॉब है, मतलब लेवल C में आप लेवल 1 ग्रुप C के एग्जाम्स की जो बात करें, जिसको ग्रुप D भी एक तरह से कहा जाता है, उसमें बोले हमारे जॉब IAS PCS UPSC की तरह नहीं है, बहुत नॉर्मल सा जॉब है, उसके लिए 2 लेवल्स क्यों? तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जिस कमेटी को छात्र खारिज कर चुके हैं वैसी कमेटी बना के आप क्या हासिल करें? किसने कहा खारिज किया? छात्रों ने ग्राउंड रिपोर्ट 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए इसी कमेटी को। लेकिन वो कमेटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 10 गुना रिप्रेजेंटेशन यही लिखा होगा। नहीं, आप ये देखो वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारा एक फ्रेमवर्क है देश का, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। उस फ्रेमवर्क में कोई इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाते कि कोई रैंडमली डिसीजन ले ले। हर डिसीजन के पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो हमें सोच समझ के संवेदनशीलता के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कमेटी सीनियर ऑफिसर्स की है जिनको बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने ऑलरेडी जो आए रिप्रेजेंटेशन, उसको ऑलरेडी उसकी जांच करना भी चालू कर दिया है। वेट नहीं किया है कि 3 हफ्ते 3 छात्रों ने अप्लाई किया था। हाँ, 1 लाख का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो 7 लाख अगर बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसमें 1 लाख बच्चों ने अगर रिप्रेजेंटेशन दिया तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। 3.8 नहीं, देखो ना, देखो जो लोग क्वालिफाई हुए वो लोग रिप्रेजेंट क्यों करेंगे? उनमें से तो बहुत कम लोग करेंगे। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं? 35,000 की वैकेंसी के अगेंस्ट कितने क्वालिफाई होते हैं? 7 लाख, 20 गुने के हिसाब से तो करीब करीब 3.8 यूनिक नंबर है। बाकी जो 3.2 है, तो यानी 1/3 जो हो सकते थे क्वालिफाई, उसका 1/3 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप कैसे कह सकते हो खारिज किया है भाई? क्योंकि हमने जिन ग्राउंड्स पे बात की, आपकी बात अगर मैं स्वीकार भी करूं, आप मिलो। जिस तरह से आउटरीच हो रहा है, आरआरबी के पास में स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपने पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि हम खुले मन से, अच्छी नीयत से, क्लियर हार्ट से सुन रहे हैं उनकी बात, और सुन के उसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ छात्र खारिज करने को बात कर रहे हैं और कुछ छात्रों ने आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिया। एक दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी जैसे लेवल जिसको वो तो बहुत, देखो उसमें ऑप्शन नहीं था सर कि एक बार में हो सके। बिल्कुल हो सकता है। देखो, और बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा भी कि हम अगर इतना बड़ा इलेक्शन करा सकते हैं तो हम इस तरह का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? इससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एग्जाम का प्रोसेस और इलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है। फेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एग्ज़ाम की आंसर शीट भी लोगों को दिखाई जाती है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्शंस भी उस पर रेज कर सके। इसीलिए सोचा गया था कि एक जो ग्रुप डी का लेवल 1 का एग्ज़ाम है उसको 2 स्टेज में किया जाए, लेकिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, उस पर विचार करके बहुत जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। भी ऐसा एक बार में भी हुआ है और इससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, ये भी एक समय बहुत लगता है, उसमें समय बहुत लगता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक लेवल में एक ही बार में एग्जाम हो ग्रुप डी वाला, तो क्या वो डिसाइड कर सकती है? कमेटी अपना डिसीजन डेफिनेटली ले सकती है। एक लेवल में कराने के लिए एक बार में बिल्कुल ले सकती है। एक उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब आप कहते हैं, एक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के एक छात्र ने हमसे कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक पोस्ट है, मतलब एक वैकेंसी ऐसी निकलती है एक बार और उसमें 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि हम इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं? इस पर आपसे जवाब चाहिए। देखिए, रेलवे की नौकरी इतनी एक सेफ और इतनी अच्छी नौकरी मानी जाती है कि डेफिनेटली इसमें ज़्यादा संख्या आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां अवेलेबल हैं, लेकिन वो रेलवे की लेना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विफलता नहीं है, क्रेज है। ये डेफिनेटली रेलवे के लिए, रेलवे तो इतनी अट्रैक्टिव नौकरी मानी जाती है। इसको आप बेरोजगारी से नहीं जोड़ते, आप डेफिनेटली ये देखोगे कि रेलवे की चाहे छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें हमेशा ज़्यादा संख्या आएगी ही आएगी। आज की बात है क्या है? क्या आज की बात? आप इतने सालों से रेलवे कवर कर रहे हो। आप ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी
तब भी आपने कवर किया, तब कितना संख्या आती थी? मैं आपकी बात, ये संख्या आती थी कि नहीं आती थी? आती होगी। मैं सिर्फ आती थी या नहीं आती थी? मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप इसे बेरोजगारी से जोड़ते हैं या अपने ट्रेड से जोड़ते हैं? रेलवे डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे नौजवान योगदान देना चाहते हैं, तो जितनी भी आप जब भी वैकेंसीज आएंगी ज़्यादा संख्या आएगी ही। अब आखिरी के 2 सवाल मेरे बचते हैं सर। एक तो फिलहाल कितनी वैकेंसी है आपकी रेलवेज में, और जब 3-3 साल में इस तरह की वैकेंसी निकलेगी, क्या एक्यूमुलेशन नहीं होगा? 16 के बाद 19 में निकली, 19 वाली अभी तक नहीं हुई, तो फिर अगली कब होगी? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे एसोसिएशंस का, फेडरेशंस का, उनका व्यू भी लेना होता है। आज हम बजट की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? ठीक है, मैं बजट पे वापस आती हूँ कि इस बजट में जो हाइलाइट्स हमने देखे उसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि 3 सालों में आप 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएंगे। इन ट्रेनों के बारे में कहा जाता है कि फ्लाइट पे जो पैसेंजर्स जा रहे थे छोटी छोटी दूरी वाले, उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए, रेलवे पे लाने के लिए आप लोगों ने इस तरह की इंटरसिटी एक्सप्रेस, और जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो, किराया लेकिन 40% रेल शताब्दी और राजधानी से ज़्यादा है। 400 जब ट्रेनें चलाएंगे आप ये नई 3 साल में, क्या लगता है वो सारे पैसेंजर्स रेलवे तक आ जाएंगे? फ्लाइट और रेलवे की आपस में कोई तनातनी चल रही है क्या? आ जाएंगे? 8.5 करोड़ ट्रिप्स है रेलवे के पैसेंजर्स की साल में, 8.5 करोड़। इट्स ए ह्यूज नंबर, कोई तनातनी नहीं है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और पीएम साहब का विजन भी है कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंटीग्रेट करें पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में। रेलवे के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम पहला तो पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे, चेंज कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में, आपने 7 वर्षों में आपने देखा होगा, स्टेशंस क्लीन है, कहीं पर भी जाओ फैसिलिटीज़ बेटर है, ट्रेन्स टाइम पे चलती है, नए तरह की ट्रेन्स आई नई टेक्नोलॉजी की, उसका वर्जन 1 आया, वर्जन 2 चल रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग, फिर वर्जन 3 होगा, नई जनरेशन की आएगी। ट्रेन, सेफ्टी, स्टेशन, इन तीनों से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस चेंज होता है, तो वो सारा फोकस है पहला। 400 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं 3 साल के लिए, तो क्या ये इवेंचुअली हम शताब्दी और राजधानी इसको फेज आउट करेंगे इंटरसिटी के, जहाँ जो 2 कनेक्टेड? और क्या किराया ज़्यादा हो रहा है तो मेरी पॉकेट पे असर नहीं पड़ रहा है? मैं इस पे आपसे ज़्यादा फोकस चाहूँगा। आप ये देखिए ना, कितना आई नीड टू शेल आउट मोर। आप देखिए वंदे की ऑक्यूपेंसी कितनी है, वंदे 2 वंदे चल रही है अभी, करीब करीब 80-90% उसकी ऑक्यूपेंसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई, हम पैसेंजर फेयर में ऑलरेडी 50% सब्सिडी देते हैं। ऑलरेडी जितना रेलवे का खर्चा आता है उसका करीब करीब आधा हम रिकवर कर रहे हैं। तो वो जो सोशल ऑब्लिगेशन है, उस सोशल ऑब्लिगेशन को तो वी आर ऑलरेडी फुलफिलिंग दैट सोशल ऑब्लिगेशन, वो तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं। प्राइसिंग उतनी ही रहेगी जैसे अभी आज जो वंदे की है प्राइसिंग वही रहेगी, उतनी रहेगी शताब्दी, जनशताब्दी और वो। आप देखो कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो? आप कंपैरिजन ये करो कि आपको फैसिलिटी भी तो बेटर मिल रही है। एक दूसरे आपका मंत्रालय है आईटी, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूँगी। 5G के बारे में कहा गया कि ऑप्शन स्पेक्ट्रम के इस साल होंगे। सर 4G तो 3G की तरह नहीं 2G की तरह चलता है, 5G आएगा तो कैसे चलेगा ये बताइए। ये आप ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आज भारत में डेटा कंजम्पशन दुनिया के लार्जेस्ट पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के बराबर है। कैसे संभव है आप कहते हो कि 4G 2G? ऐसा नहीं। मोबाइल नेटवर्क्स की बात कर रही हूं। देखिए, मोबाइल नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। टेलीकॉम सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक बिकॉज ऑफ मेनी लेगेसी इश्यूज जो हमसे, हमारी सरकार के आने से बहुत पहले से चालू हुए थे, विशेषकर 2G स्कैम के टाइम से, तब से चालू हुए थे। उन लेगेसी इश्यूज़ के कारण टेलीकॉम सेक्टर में बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उन सबको एक एक करके रिजॉल्व किया जा रहा है। सितंबर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हुए, उस रिफॉर्म्स के कारण आज टेलीकॉम सेक्टर में एक नई ऊर्जा आई। बिना इन्वेस्टमेंट के आप क्वालिटी कैसे बेटर पाओगे? तो उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा ना। अगर यूपीए सरकार हमारे सामने इतने बड़े इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ के जाती तो क्या आज आसान नहीं होता काम करना? लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की है ना। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में सब नेटवर्क अच्छा मिलेगा? डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी से बात करने। थैंक यू, धन्यवाद।